हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग आज डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा कि आर्गुमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे आर्गुमेंट फॉर्म्स डिराइव करते हैं, और आर्गुमेंट जो होते हैं वो डिडक्टिव और इंडक्टिव काइंड ऑफ होते हैं, इनकी भी थोड़ी सी बात हुई थी। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट्स में अंतर क्या है, क्यों ये दो तरीके के आर्गुमेंट्स होते हैं। तो दो तरीके के आर्गुमेंट्स ये होते हैं क्योंकि दो तरह से रीजनिंग की जाती है। जब हमारे इन्फ्रेंस करने का तरीका, हमारे रीजनिंग का तरीका डिफरेंट होता है, तो उस तरीके में किए गए जो आर्गुमेंट्स हैं, यानी उन तरीके में प्रेजेंट किए गए वो सेट ऑफ जो प्रपोजिशंस हैं या ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस हैं, उन्हें हम उन्हीं रीजनिंग प्रोसेस के नाम पर जानते हैं। तो अगर रीजनिंग प्रोसेस या अगर हमारा रीजनिंग डिडक्टिव तरीके से हुआ है तो उसमें जो सेट ऑफ प्रपोजिशन बनेगा उसे हम कहेंगे डिडक्टिव आर्गुमेंट। और अगर हमारी रीजनिंग इंडक्टिव तरीके से हुई है, इंडक्टिवली हुई है, तो उसमें जो ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस बनेंगे, सेट ऑफ प्रपोजिशंस बनेंगे, उनको हम कहेंगे इंडक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है। अब ये रीजनिंग दो तरीके से कैसे होता है, डिडक्टिवली भी हो सकता है, इंडक्टिवली भी हो सकता है। तो इनमें क्या अंतर है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट का। सबसे पहले डिडक्टिव आर्गुमेंट उस टाइप की रीजनिंग में होता है जहाँ पर कि कंक्लूजन नेसेसरीली फॉलो करता है प्रीमिसेस से। ठीक है। तो देखिए, अगर ये प्रीमिसेस हैं, ठीक है, इन प्रीमिसेस से जो हमारा कंक्लूजन आता है, अगर वो नेसेसरीली इन प्रीमिसेस से ही आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिडक्टिव आर्गुमेंट। और ये जो लिखा हुआ है इफ़ दे आर ट्रू, इफ़ दे आर ट्रू का मतलब है कि यहाँ पे हाइपोथेटिकल रिलेशन बताया जा रहा है। मतलब कि अगर हमारे प्रीमिसेस ट्रू हैं तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा कंक्लूजन भी नेसेसरीली ट्रू होगा अगर हमारे प्रपोजिशंस ट्रू हैं। तो इस तरीके के डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो हाइपोथेटिकल क्यों है, क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर हमारे प्रीमिसेस ट्रू होंगे तो किसी डिडक्टिव आर्गुमेंट में, अगर वो वैलिड आर्गुमेंट है, तो उसमें हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है कि ट्रू प्रीमिसेस से अगर हम फॉल्स कंक्लूजन निकालें तो इसे कहेंगे कि ये डिडक्टिव आर्गुमेंट सही नहीं है। तो किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट में पहले तो एक दावा किया जाता है कि हमारा कंक्लूजन जो है वो प्रीमिसेस से ही आया है। ठीक है, नेसेसरीली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमिसेस। तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रीमिसेस हैं उनमें वो कंक्लूजन छुपा होना चाहिए और उन्हीं में से आना चाहिए। अगर ऐसा कोई दावा है, ऐसा दावा करने वाले को ही हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और उस डिडक्टिव रीजनिंग में प्रपोजिशंस के जो सेट हैं इंक्लूडिंग द प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन, उसे हम कहेंगे डिडक्टिव आर्गुमेंट। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है? इंडक्टिव आर्गुमेंट उस टाइप ऑफ रीजनिंग में होता है जहाँ पर कि ये क्लेम किया जाता है कि कंक्लूजन इज लाइकली बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस। व्हाट डज इट मीन बाय लाइकली बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस? इसका मतलब है कि ये जो हमारा कंक्लूजन है ये प्रीमिसेस से आ रहा है, लेकिन सिर्फ प्रीमिसेस से आ रहा है या नेसेसरीली प्रीमिसेस से ही आ रहा है, ऐसा कोई दावा नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट में या इंडक्टिव रीजनिंग के प्रोसेस में जो कंक्लूजन होता है उसके लिए जो प्रपोजिशंस प्रीमिसेस का काम करते हैं वो उसे सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कम्प्लीटली या सर्टेनली नेसेसरीली उसको नहीं निकालते हैं या उसको डिराइव करने में मदद नहीं करते हैं। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, उन प्रीमिसेस के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके कारण वो कंक्लूजन निकलता है। अब वो चीज़ें क्या हैं, एक अलग से क्लास बनाएंगे जिसमें उस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि वो क्या है। तो उसको कहते हैं, पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर।
ये पहली चीज़ है जो कि किसी भी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में या इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन को प्रीमिसेस से डिराइव कराने में हेल्प करती है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इतना इंडिकेट कर देना है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के हिसाब से जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो एक रूप व्यवहार करती है, वो यूनिफॉर्मली बिहेव करती है। ये एक प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति जैसे अभी तक बिहेव करते हुए आई है, आगे भी वो वैसे ही बिहेव करेगी, ठीक है। और यही कारण है कि हमारे दिमाग में ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम पिछले जीवन में या पिछले वर्षों में, अपने पिछले अनुभव में चीज़ों को जैसा देखते आए हैं, उसी के आधार पर अनुमान करते हैं कि आगे भी वो चीज़ें वैसा ही व्यवहार करेंगी, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है, वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में प्रीमिसेस से कंक्लूजन को निकालने में मदद करता है। दूसरा क्या है? दूसरा है इंडक्टिव लीप, ठीक है। इंडक्टिव लीप भी आगमनात्मक युक्ति में, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स जो इंडक्टिव काइंड ऑफ होते हैं उनमें हेल्प करता है हमें। क्या ये कहता है? इंडक्टिव लीप कहता है कि जैसे कोई चीज़ हमेशा होते हुए आई है तो आगे भी होगी, ऐसा करने के लिए हम करते क्या है? एक छलांग लगाते हैं, एक इंडक्टिव लीप लेते हैं। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा होगा, हो सकता है कि वैसा ना भी हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? एक कदम आगे बढ़ के हम एक लीप लेते हैं और ये इन्फर करते हैं कि आगे भी ऐसा होगा। जैसे कि अगर कोई हमें रोज़ 7 बजे खाना देता हो तो हम अगले दिन ये अनुमान लगाएंगे कि आज भी 7 बजे हमें खाना मिलेगा। हो सकता है कि आज हमें 7 बजे खाना न भी मिले। और इसी बात को कहते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग में जो है वो निश्चितता नहीं होती है, उसके कंक्लूजन जो होते हैं वो सर्टेन नहीं होते हैं, लाइक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखेंगे। फिलहाल डेफिनेशन से आप इतना समझिए कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि कोई भी कंक्लूजन नेसेसरीली फॉलो करता है। द कंक्लूजन इज कमिंग फ्रॉम द प्रीमिसेस, ओनली एंड ओनली फ्रॉम द प्रीमिसेस, नेसेसरीली फ्रॉम द प्रीमिसेस, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि conclusion is likely based on the premises. It is not completely based on the premises, rather it is likely based on the premises. So this is the definition, the first difference between the deductive and inductive argument, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं। देखिए वैलिडिटी एक ऐसा टर्म है, इस पे भी हम लोग अलग से बात करेंगे। ट्रूथ एंड वैलिडिटी पे एक अलग से कंटेंट बनाएंगे, उसकी अलग क्लास में पढ़ाई भी हो चुकी है, उसको क्लास में पढ़ाया जा चुका है, बट स्टिल यहाँ पर रिवीजन के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि ट्रूथ और वैलिडिटी में क्या रिलेशन है। बट फिर भी देखिए वैलिडिटी है क्या? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में पहले तो वैलिडिटी जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। वैलिडिटी इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जाता है और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में वैलिडिटी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है वो या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, या फिर वीक हो सकता है। लेकिन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं और इनवैलिड होते हैं। सो ध्यान में रखिएगा, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, नॉट ऑफ द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट बी सेड दैट दे आर valid or invalid, rather they can be said they are either strong or weak, ठीक है। So deductive argument में क्या होता है कि the argument is valid if the conclusion logically follows from the premises, जैसा कि आगे कहा गया है। और इसका मतलब ही है कि कोई conclusion जो है वो false हो ही नहीं सकता if the premises are true. So valid argument वही argument होगा where there is not a single possibility that the premises are true but the conclusion is false. So अगर premises हमारे true हैं और उससे true conclusion ही निकलता है, तब इसको हम क्या कहेंगे कि ये valid है, ठीक है। So validity का मतलब हो गया कि वैसे तो ऐसा नहीं आप कहिएगा कि premises अगर true हैं तो conclusion true होना चाहिए, इसी को validity कहेंगे। या premises true हैं और conclusion true है तो आप कह दीजिए कि ये true valid आर्ग्यूमेंट है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा।
तो वैलिडिटी को कहने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वैलिडिटी वो कैरेक्टर फीचर है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का जहाँ पे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि प्रीमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज़ फॉल्स। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कि जहाँ पर ऐसा हो ही ना, जहाँ पे ऐसी संभावना ही ना हो कि प्रीमिसेस के ट्रू होने पर भी कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, ठीक है, इसको हम वैलिडिटी कहेंगे। और ऐसा कहने के पीछे कारण है, जब हम लोग ट्रूथ और वैलिडिटी को अलग से देखते हैं तब बताते हैं कि ऐसा क्या कारण है। क्योंकि हो सकता है कि सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं, ठीक है, कंक्लूजन भी ट्रू है, और उसके बावजूद क्या है, ये वैलिड नहीं है। हो सकता है कि ये वैलिड ना हो। और कई बार क्या होता है कि सारे प्रीमिसेस जो हैं वो फॉल्स हैं, कंक्लूजन भी फॉल्स है, बट स्टिल ये वैलिड है, ऐसा पाया जाता है। और इसीलिए कहा गया कि आपको सिर्फ एक कंडीशन देखनी है वैलिडिटी की, कि वैलिडिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीमिसेस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन इज फॉल्स, बस ये कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस मिले तो मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट केवल एक पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए वैलिडिटी के समय कि आपके प्रीमिसेस के ट्रू होते हुए भी आपका कंक्लूजन फॉल्स हो गया। अगर ऐसा होता है तो उसे वैलिड नहीं कहा जाएगा। और ये कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि देखिए सीधे सीधे यहाँ डेफिनेशन में कहा गया ना कि आपका कंक्लूजन जो है वो नेसेसरीली फॉलो करता है कहाँ, किसको, प्रीमिसेस को। तो अगर प्रीमिसेस में फॉल्सिटी है ही नहीं, इफ़ प्रीमिसेस आर ट्रू, हाउ कैन वी डिराइव द फॉल्सिटी इन द कंक्लूजन। अगर प्रीमिसेस में ट्रुथ है तो लॉजिकली तो ट्रुथ ही आना चाहिए ना हमारे कंक्लूजन में। तो हमारे कंक्लूजन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती इन द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो कि हमारे प्रीमिसेस में हो ही ना। तो यहीं से आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ़ द गिवन प्रीमिसेस आर ट्रू देन द conclusion is false. This is not a possibility. It cannot happen in a valid deductive argument. ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बट ट्रुथ और वैलिडिटी का जब हम लोग रिलेशन देखेंगे कि कैसे ट्रुथ और वैलिडिटी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बीच में वास्तव में क्या रिलेशन है इन द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तब ये चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन के बारे में अगर बात करें दोनों में, तो यही वैलिडिटी को और डेफिनेशन को समझने के आधार पे ही एक बात तो क्लियर हो गई है कि इफ़ द प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, ये तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में होना ही चाहिए, जिसके बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, द कंक्लूजन इज प्रॉबेबल। कंक्लूजन प्रॉबेबल होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीमिसेस। इंडक्टिव रीजनिंग में हमारा जो कंक्लूजन होता है वो कम्प्लीटली ट्रू या फॉल्स नहीं होता है, या आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सही है, वो गलत भी हो सकता है बाद में, या वो थोड़ा कम सही थोड़ा ज़्यादा सही उस तरीके से होता है। और इसीलिए उसको जो मेज़र करने का तरीका है, उसको बोलने का तरीका है, वो उसके स्ट्रेंथ में दिखाई देता है कि वो प्रॉबेबल है, लाइकली टू बी ट्रू है, लाइकली टू बी फॉल्स है। अब देखिए कोई भी पॉसिबिलिटी तो दो ही होती है, ठीक है, ये प्रपोजिशंस को भी पढ़ते समय हमने देखा था। और चाहे आर्ग्यूमेंट्स डिडक्टिव हो या इंडक्टिव, उसमें जो प्रीमिसेस होंगे या कंक्लूजन होगा वो सारे तो प्रपोजिशंस ही होंगे ना, वो सारे प्रपोजिशंस होंगे। और प्रपोजिशंस हो सकते हैं ट्रू और फॉल्स। तो ये जो ट्रूथ एंड फॉल्सिटी है, ये क्या है, ये है पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो पॉसिबिलिटी है ये कि ट्रुथ या फॉल्सिटी में से कुछ एक ही होगा। लेकिन जब हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग के आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, तब वहाँ पर कंक्लूजन जो होता है वो लाइकली टू बी ट्रू होता है। लाइकली टू बी ट्रू होता है इस आधार पे कि जितना स्ट्रेंथ उसके प्रपोजिशंस में होगा, उसके प्रीमिसेस में होगा। अगर प्रीमिसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो, या ज़्यादा सत्य के करीब हैं, तो फिर हमारे कंक्लूजन के लाइकली टू बी ट्रू होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, एक अलग से ही इस पे क्लास का कंटेंट मैं बना दूंगी। वैसे तो क्लास में हम लोग इन सबको बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं, बहुत डिस्कशंस और एग्जांपल्स के साथ, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ बच्चों को
कि क्लास का जो सब्स्टिट्यूट है वो कभी भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं हो सकते हैं, बिकॉज देर इज़ अ लिमिटेशन एंड दिस इज़ वन वे प्रोसेस. सो बेसिकली हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सी बात कितनी समझ में आ रही है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, कहाँ पे कम करना चाहिए. मगर क्लास में आप रोक सकते हैं, आप टोक सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. तो क्लास का इन्वायरमेंट जो है वो कभी भी ऐसे वन वे डिलीवरी ऑफ लेक्चर के थ्रू नहीं हो सकता है. सो दिस इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ आवर क्लास कंटेंट, बट स्टिल मैं अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट्स और ट्रूथ और वैलिडिटी पे भी कंटेंट बना के यहाँ पे डाल दूंगी ताकि आपका रिवीजन होता रहे. ठीक है, आगे आइए देखते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन इज स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में प्रेमिसेस और कंक्लूजन के बीच का जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता है, जैसा कि आपने आर्ग्यूमेंट फॉर्म को पढ़ते हुए देख लिया है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट फॉर्म में जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके सारे रिलेवेंट कंटेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर्बिट्रेरी सिंबल से, तो हमें उसका फॉर्म मिल जाता है. एंड दैट फॉर्म इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल. और उस फॉर्म पे आप बहुत सारे स्पेसिफिक आर्गूमेंट्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है डिडक्टिव का. इंडक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन एविडेंस. जितने भी पॉजिटिव साइंसेस हैं उन सब में आप देखिए क्या होता है, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हाइपोथेसिस के आधार पे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, सर्वे होते हैं और उनमें डेटा कलेक्ट किया जाता है जिनका नंबर घटाया बढ़ाया जा सकता है. किसी चीज़ के बारे में आपको सर्वे करना हो और किसी चीज़ की सत्यता सिद्ध करनी हो तो आप 1000 डेटा बेस पे कर सकते हैं, 1000 100 पे कर सकते हैं, मिलियन बिलियन पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो ये इतना फ्लेक्सिबल है कि द नंबर ऑफ प्रेमिसेस कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड, और उसी के आधार पे आपके जो चांसेस हैं कंक्लूजन के लाइकली टू बी ट्रू होने के वो भी घटते बढ़ते रहते हैं. तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है. इट इज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल लाइक दी डिडक्टिव वंस. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए. एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है डिडक्टिव का और एक इंडक्टिव का. डिडक्टिव का एग्जाम्पल है कि ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल. सभी मनुष्य क्या हैं? मरणशील हैं. सॉक्रेटिस इज ह्यूमन, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज मॉर्टल. ये है हमारा डिडक्टिव का एग्जाम्पल, जहाँ पे पहला प्रेमिस कह रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं. दूसरा कह रहा है चूंकि सुकरात मनुष्य है इसलिए क्या हुआ, सुकरात भी मरणशील है, वो भी मरने वाला है. अब इंडक्टिव में मोस्ट स्वान्स वी हैव सीन आर वाइट. अभी तक हमने जितने भी स्वान्स देखे हैं, स्वान यानी कि हंस, ठीक है, तो जितने भी हंस देखे हैं वो सफ़ेद थे. तो दिस स्वान इज़ वाइट, ये स्वान भी वाइट है, इसलिए ऑल स्वान्स आर प्रॉबेबली वाइट. इसलिए एक कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है कि जितने स्वान्स हैं वो प्रॉबेबली वाइट ही हों. ठीक है, अब भले ही ऐसा ना हो कि कोई सारे स्वान्स सच में, मान लीजिए सच में अगर सारे स्वान्स वाइट हैं तो भी इसका जो कंक्लूजन है वो लाइकली टू बी ट्रू ही है, सर्टेन नहीं कहा जा सकता. क्योंकि जिस दिन एक स्वान भी मिल गया जो कि वाइट नहीं है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रम्बल हो जाएगा, पूरा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, फिर सर्टेनिटी की बात अगर की जाए तो जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं वो सर्टेनिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं इफ़ द आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड एंड प्रीमिसेस आर ट्रू. इसी को कहते हैं, ये हाइपोथेटिकल रिलेटिविटी इसमें होती है, हाइपोथेटिकली इनको मानना चाहिए. इसका मतलब है कि एक कंडीशन है, जो सर्टेनिटी की हम लोग बात करते हैं ना कि डिडक्टिव रीजनिंग में सर्टेनिटी होती है, पर वो सर्टेनिटी भी हाइपोथेटिकल है, वो सर्टेनिटी भी रिलेटिव है. और वो कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पर बेस्ड है कि हमारे डिडक्टिव रीजनिंग के जो कंक्लूजन्स होंगे वो सर्टेनली जो होंगे वो ट्रू होंगे या सही होंगे, निश्चित होंगे, सर्टेन होंगे. तो उसका एक कंडीशन है, एंड द कंडीशन इज़ कि आर्गुमेंट को वैलिड होना चाहिए और प्रीमिसेस को ट्रू होना चाहिए. दिस इज़ द कंडीशन. तो अब आप कहेंगे इफ़ द आर्गुमेंट इज़ वैलिड एंड द प्रीमिसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन विल बी सर्टेन और सर्टेनली ट्रू, आप ये कहेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की सर्टेनिटी. और जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हाई लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी तो देते हैं लेकिन कभी भी सर्टेनिटी नहीं देते. जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. जैसे आप कहते हैं कि मोस्ट क्रोज वी हैव सीन आर ब्लैक ना, दिस क्रो इज़ ब्लैक, देयरफॉर ऑल क्रोज आर प्रोबेबली ब्लैक.
अगर इस तरीके का कोई आप एक वो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्वान्स के वाइट होने का लिया, वो भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि बहुत सर्टेनिटी के करीब हो, बट स्टिल कभी भी इसमें कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है। तो हाई चांसेस हो सकते हैं उसके सही होने के, लेकिन पूरी तरीके से उसको सही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमेशा उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण चांसेस बने हुए रहते हैं कि कभी भी कोई एक एग्जाम्पल आ सकता है और हमारे पूरे के पूरे सर्टेन जो स्ट्रक्चर है या कंक्लूजन है उनको क्रम्बल कर सकता है, ठीक है। अब यूसेजेस की बात कर ली जाए तो जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स, फॉर्मल लॉजिक, आजकल कंप्यूटर साइंस, एआई एट्सेट्रा सब में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है वो कॉमनली साइंस में और हमारी एवरीडे रीजनिंग में यूज़ होता है। तो हम लोग ज़्यादातर एवरीडे रीजनिंग में इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं। जितने पॉजिटिव साइंसेज हैं, मेडिकल साइंसेज हैं, जितना भी साइंस आप आजकल साइंटिफिक डेटा और रिसर्चेस के बारे में देखते हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के जितने रिसर्चेस आते हैं ऑलमोस्ट दे आर बेस्ड ऑन दी इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो की वैलिडिटी और साउंडनेस की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब पहले ही बोल दिया है कि ट्रूथ, वैलिडिटी, इन सब के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे साउंड आर्ग्यूमेंट की भी बात होगी। और साउंड आर्ग्यूमेंट का मतलब भी है कि ऐसा आर्ग्यूमेंट जो वैलिड भी हो और जिसके सारे प्रीमिसेस और कंक्लूजन ट्रू भी हों, उसी को हम लोग साउंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ और कोजेंसी की बात होती है इंडक्टिव रीजनिंग में, कितना कोजेंट है हमारा आर्ग्यूमेंट और उसके कंक्लूजन्स, कितना स्ट्रेंथ है, वो लाइकली टू बी ट्रू है, कितना वो 0 और 1 के बीच में जब हमारा आंसर ऐसे स्विंग करता रहता है तो कितना वो इधर 1 की तरफ जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना हमारा स्ट्रेंथफुल प्रीमिसेस है। तो प्रीमिसेस में जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ही वो कोजेंट होगा और उसमें स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। तो चलिए इतना ही देखते हैं और अब नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।